हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपने को जो मेन पढ़ना है कि यार करंट जो इंड्यूस हुआ था, मतलब करंट जो बना था वो आखिर कैसे बना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के किस प्रॉपर्टी के कारण करंट का इंडक्शन स्टार्ट हुआ। और ये अब जब आपको समझ आएगा तभी आपको समझ आएगा कि डैम क्यों बनाया जाता है, वो जो पावर प्लांट पूरा बनाया जाता है उसका आखिर यूज क्या आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का आप हेडिंग डाल लो। अब इसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया ना वो ये किया गया कि जैसे मान लो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एक कॉइल लिया गया कंडक्टिंग, मतलब जैसे अगर उसमें करंट फ्लो करे तो अपने को वो रीडिंग दिख जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसको अलाउ कर दे करंट को फ्लो करने के लिए। तो मैं कॉइल अगर ले लूँ तो अपना 5 पोजीशन बनाता हूँ। एक हो गया अपना ये, दूसरा यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये सेकंड हो गया। फिर यहाँ पे जब था दिस इज द थर्ड, जब ये बाहर आ रहा था दिस इज द फोर्थ एंड दिस वन इज द फिफ्थ। तो इन 5 पोजीशन के लिए ना करंट किस किस पोजीशन में आया अगर मैं इस कॉइल को यूनिफॉर्म स्पीड से इसके अंदर लेके गया। तो इधर जो इसका स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, तो सब में मैं एक कांस्टेंट स्पीड v मान लेता हूँ। तो ये ऐसा करके गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या मान लो, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मतलब बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी नॉट, और अंदर है तो माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। पता क्या ऑब्जर्व हुआ कि जब ये पहला वाले केस में सोचो किस केस में करंट आपको जीरो लग रहा है। देखो तो एक तो इस वाले में क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होगा तब तो उसमें करंट आने का खैर कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर बिना मैग्नेटिक फील्ड का करंट आ जाए तब तो यार बहुत मस्त हो जाता कि हम लोग ऐसे ही करंट प्रोड्यूस कर दे रहे। तो इसमें तो खैर I इज इक्वल्स टू जीरो था। फिर और किस में होगा, इस वाले में, क्यों, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना नहीं है, तो इसमें भी हो गया I इज इक्वल्स टू जीरो। इन तीनों में क्या देखा गया, आपको क्या लगेगा कि तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड में, तो तीनों अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो तीनों में करंट आएगा। लेकिन हुआ क्या था कि जब ये कंप्लीट अंदर चला गया, मतलब जितने देर के लिए ये पूरा का पूरा इसका जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड में था और ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, तब करंट फिर से जीरो हो गया था। तो इसमें भी करंट क्या हुआ, जीरो। तब यार अब कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तब अगर जीरो तब तो ठीक है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तब भी जीरो है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें चीज कि इन दोनों केस में करंट आया कब, जब ये बाहर जा रहा था तो यहाँ पे I जो है वो नॉन जीरो आया, और यहाँ पे भी I जो आया वो नॉट इक्वल टू जीरो आया। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन कि इसमें और इसमें, जब वो अंदर जा रहा था जब वो बाहर जा रहा था, दोनों केस में। फिर तो यहाँ पे क्या देखा गया ना कि इस केस में जब वो पूरा का पूरा अंदर था तो करंट था जीरो, और इन दोनों केस में जो करंट था वो था नॉन जीरो। ठीक है, अब एक और कंक्लूजन अपने को मिला, वो क्या था कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर निकल रहा था तो इसका जो करंट का डायरेक्शन था ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया, मतलब करंट जो है इसमें ऐसा करके फ्लो किया, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब ये अंदर जा रहा था तो सेम कॉइल में जो करंट फ्लो किया वो फ्लो किया है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके का। तो ये दो चीज अपने को देखना है। तो यही अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शुरुआत, कि मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कॉइल को हम लोग ऐसा करके मूव करा कांस्टेंट स्पीड से, मतलब इधर जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था और ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसा मूव करा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल 5 पॉसिबल डिफरेंट केसेस बना। एक तो मतलब 2 केसेस क्या, जब वो पूरा का पूरा बाहर था करंट नहीं आया। 2 केसेस जब वो अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा था मतलब इसका आधा कुछ एरिया जो था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसको हम लोग एक पोजीशन बोल रहे हैं। पूरा का पूरा अंदर आ गया एक पोजीशन, और पूरा का पूरा सॉरी मतलब जब वो फिर बाहर जा रहा था तो वो एक पोजीशन। तो किस में करंट आया है, जब वो या तो अंदर जा रहा था और या तो बाहर आ रहा था। ठीक है, तो ये अपना बेसिक अपना एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि whenever there is a change in magnetic flux, देखो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ये कॉइल दिया हुआ है, इससे मैग्नेटिक लाइंस अगर बदल रहा हो, देखो अगर मैं यहाँ पे कॉइल लिखूं
अब इसमें क्या है, एक कुछ यहाँ पे 100 लाइंस मान लो कि इससे क्रॉस किया, अगर ये मूव करके आगे चला भी गया तो क्या होगा, 100 का 100 ही तो रहेगा, ये 100 का 100 ही तो रहा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब 100 फील्ड लाइंस है, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां से यहां गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई बी तो है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन क्या ये बदल रहा है, क्या ये टाइम के साथ बदल रहा है, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 0 है, मैग्नेटिक फ्लक्स है लेकिन उसका चेंज 0 है। तो हम लोग क्या समझे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, मतलब देख मैग्नेटिक फ्लक्स तो जरूरी है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा तभी तो, लेकिन अगर वो कांस्टेंट हो गया तब करंट नहीं आएगा। कब करंट कब मतलब इंड्यूस हो रहा है, जब वो बदल रहा है, तो जब उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो अगर 0 हो गया तो यहाँ पे करंट क्या आया है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप इस केस को इमेजिन करो कि मान लो अभी ना यहाँ पे इसके पास 70 लाइंस है, ठीक है, टोटल इधर 70 है, और जस्ट अगले इंस्टेंट में ये आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो क्या ये बदलेगा, हो सके यहाँ पे 70 से 40 हो गया, फिर 40 से 30, 30 से 20, तो जितने देर के लिए वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका बदल रहा होगा उतने देर के लिए करंट आएगा, पूरा का पूरा बाहर निकाल लो तो वापस से 0 हो गया, और 0 फिर आगे लेके जाओ तो 0 ही है, तो वो कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो कि यहां से जब मैं जस्ट इसको एंटर करवाया तब तक तो 0 था, और जैसे ही जब तक अंदर जा रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मतलब पहले 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 100 करके हुआ, तो वो बदल रहा है, इसीलिए करंट आया, पूरा का पूरा अंदर चला गया। अब कांस्टेंट है, अब आप इसको लेके जाओ, है तो 100 ही, चाहे यहाँ का 100 हो, यहाँ का 100 या यहाँ का 100, वो तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट में करंट नहीं आया, फिर करंट कब आएगा, जैसे ही बाहर निकला तो अब घटने लग गया, तो फिर बदल रहा है, तो जब तक ये पूरा का पूरा बाहर नहीं आया तब तक करंट उसमें फ्लो किया, फिर पूरा ही बाहर आ गया तो करंट हो गया 0। तो ये अपना बेसिक एक आइडिया लगा कि इंडक्शन का फाइनल डेफिनेशन कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जब dB by dt नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब करंट आएगा। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टिंग कॉइल a current will be induced and this process is called electromagnetic induction, ठीक है। तो यहाँ पे ना अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट देखना है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मान लो नॉट इक्वल टू 0 है, क्या हम इसको देख के बता सकते हैं कि उसमें करंट आएगा, तो ये सफिशिएंट नहीं है, यहाँ से करंट जो है वो आ भी सकता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 भी है, और करंट जो हो वो 0 भी पॉसिबल है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो करंट कब 0 होगा, जब ये हो लेकिन कांस्टेंट हो जाए, तो अगर डी फाई बी मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, इससे इंप्लाइज हो रहा है कि फाई बी जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाए तो करंट अपने को क्या मिल जाएगा, 0। ये बेसिक पार्ट जितना सॉल्व करोगे उतना आसानी होगा आगे के चैप्टर में। फिर यहाँ पे देखो और मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी फाई बी बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये बदल रहा है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, करंट भी नॉन जीरो मिलेगा, मतलब वी विल गेट अ करंट एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब थोड़ा बहुत पहले बात कर लेते हैं फ्लक्स का, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, क्योंकि अपने को हर क्वेश्चन में तो यही देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो हम लोग आते हैं इस वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि किसी भी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा हो परपेंडिकुलर, मतलब अगर ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी मान लो और एरिया वेक्टर ए वेक्टर, एरिया वेक्टर आपको पता होगा कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो एरिया होगा, तो यहाँ पे अपना ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना वो इधर की तरफ हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो फ्लक्स देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास क्या है, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ना फाई दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब ये थीटा किसके बीच का एंगल हुआ, ये हुआ बी वेक्टर और ए वेक्टर,
तो बी वेक्टर इधर है और ए वेक्टर इधर है, तो इसके इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना ये, दैट इज आवर थीटा। ठीक है, तो ये अपना थीटा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको जरा सा सॉल्व करूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल होता है, ये किसके लिए लगाना है? फॉर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो हम लोग क्या ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर वेरिएबल है तो हम लोग को वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे निकालते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए करना पड़ेगा, तो वी विल गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये दो अपने पास इक्वेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, कांस्टेंट हुआ तो डायरेक्ट ये लगा लो, वेरिएबल है तो ये लगाएंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन मैग्नेटिक फ्लक्स पे देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन दूं मैग्नेटिक फ्लक्स पे, कि ऐसा रख लीजिए आर रेडियस का, ठीक है, आर रेडियस का एक लूप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, इससे ऐसा आगे क्रॉस करना है, मतलब पूरा का पूरा 90 डिग्री पे तो नहीं है। अब ये जो एंगल है इट इज गिवन 53 डिग्री एंड दिस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट अपना टेस्ला, तो 10 टेस्ला ये गिवन है। अब मेरे को निकालना है कि यार इससे फ्लक्स कितना होगा। तो देखो क्या ये कांस्टेंट है, 10 टेस्ला हर जगह, मतलब हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। ठीक है, तो फ्लक्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। अब ए वेक्टर किधर होता है, ए वेक्टर तो इधर होता है, सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है, देखो तो ये अगर 53 है तो क्या ये भी 53 है, और ये 53 है तो ये कितना होगा, दिस विल बी 37 डिग्री। तो ये बी ये ए और इसके बीच जो एंगल है दैट इज 37। तो आप लिख लो मैग्नेटिक फील्ड है 10, एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस कितना लेंगे, तो वी विल टेक कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है, 4/5, 5 से कटा तो याद आएगा 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग बोलते हैं वेबर। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 8, मतलब एक तो इसका आंसर हुआ, और यूनिट इसको हम लोग वेबर लिखते थे, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे आया हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो अगला जो क्वेश्चन है कि एक ऐसा हल्के लूप गिवन है, इस तरीके का मान लो ऐसा, ठीक है, और इसमें ऐसा मान लो स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो इससे जो ऊपर की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है वो ऐसा 90 डिग्री पे ये बिल्कुल निकल रहा है। ठीक है, और ये जो है ये बी हो गया। तो अब इसका मेरे को फ्लक्स बताना है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा किधर है, ऊपर की तरफ, और देखो यहाँ पे ना परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, मतलब इस सरफेस को बिल्कुल ऐसा करके क्रॉस कर रहा है। तो जब ऐसा क्रॉस करे ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि आप चेक करो तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। ये अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो दिस इज द लाइन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, ये अपना इधर है एरिया वेक्टर। तो आप एक बार चेक करो कि एरिया वेक्टर और बी दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि ये लोग पैरेलल वेक्टर हो गया। अब आप फ्लक्स निकालो तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा बी इंटू एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और यूनिट क्या हो जाएगा वेबर। तो दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है कैसा आएगा, इसी को ना आप अगर टॉप व्यू से देखो या इसी को आप बॉटम व्यू से देख लो तो इसका एक ऐसा आ जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैं मान लो क्रॉस लिख रहा हूँ, ये क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपको सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो ये क्रॉस है, तो इसको आपको क्या समझ है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के तरफ है, मतलब इधर से अंदर की तरफ है। ठीक है, अब अपने पास एक लूप है ऐसा जिसका रेडियस है आर। तो इस केस में देखो तो क्या होगा, क्या इसको 90 डिग्री पे क्रॉस करे तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी आप अंदर ही ले लो, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है उस एरिया पे परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर क्या मैं अंदर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो थीटा 0 हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल्स टू बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, तो यह आ जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को ना मैक्सिमम केस में ये यूज करना है, ठीक है। अगला एक देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ आ जाए ये क्वेश्चन ना कि मैग्नेटिक ये ऐसा रखा हुआ है इस तरीके का, ये मान लो ऐसा रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इधर की तरफ है इस तरीके का, ऐसा मतलब आप देखोगे इसके पैरेलल निकल रहा है। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा ये अपने को बताना है। अब आप देखो यार, ये सरफेस जो है वो ऐसा रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल ही, ऊपर से भी पैरेलल नीचे से भी पैरेलल, तो इसका एरिया वेक्टर आप सोचो किधर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर तो होगा इस तरफ, ए वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आगे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ बी वेक्टर। अब क्या आपको दिख रहा है ये दोनों किस में है, 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री में हो गया, तो थीटा क्या हो गया 90, तो cos 90 क्या होता है 0 डिग्री, cos 90 0, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि cos थीटा का टर्म ही 0 हो गया। तो आप एक बार बोर्ड में देखो, ये सारे क्वेश्चंस में आपको क्या पता लग रहा है कि कभी भी सरफेस में ना, जैसे मान लो कि उधर से ऐसा कोई तीर आ रहा है, ठीक है, और मैं ऐसे छाती लेके सामने खड़ा हूँ, तो क्या होगा, मेरे को सबसे ज्यादा क्रॉस होगा, तो जब सबसे ज्यादा क्रॉस होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो भी लाइन से या तीर ऐसा करके मान लो, तो फ्लक्स ज्यादा होगा। और उधर से आ रहा और मैं पैरेलल ऐसा हो जाऊं, तो हो सके ना कुछ स्किप कर जाए, इधर से निकल जाए इधर से निकल जाए, तो फ्लक्स कम हो गया। तो उधर से अगर आ रहा है, जैसे आप मान लो इस तरफ से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और मैं हाथ को ऐसा रखूं, तो देखो सबसे कम फ्लक्स पास होगा, कुछ पैरेलल हो जाएगा। और मैं हाथ को अगर ऐसा कर दूं इसके परपेंडिकुलर इस तरीके का, तो क्या होगा मैक्सिमम फ्लक्स। तो जब 90 डिग्री सरफेस पे 90 डिग्री पे टकराता है तो फ्लक्स मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पे 0 डिग्री पे हो जाता है। सर यहाँ थीटा 90 डिग्री है देखो, और इस जगह पे क्या हो रहा है, जब ये 90 डिग्री पे ऐसा टकरा रहा है तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये अपना पहला काम है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना। अब इंडक्शन पे वापस आते हैं, अगर ये बदल रहा हो, ये फाई जो है ना ये समय के साथ बदले तो करंट इंड्यूस होगा, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो उस करंट का ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और कितना मैग्नीट्यूड का फ्लो करेगा, तो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दो अलग अलग अपना लॉ दिया, एक फैराडेज लॉ था और दूसरा था लेंज लॉ। तो देखते हैं उसको जरा हम लोग, तो आप लिखो कि लेंज लॉ। अब लेंज लॉ का कहना, मतलब लेंज का कहना क्या था कि ये जो करंट इंड्यूस होगा ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा दैट इट विल अपोज द कॉज, मतलब जिस कारण से ये बना ना उसको अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द कॉज, मतलब जिस कारण से ये बना, cause that formed it या that induced it, cause which induced it। अभी सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये है क्या, जो बनाया उसको अपोज करा, सुन तो लिए, लेकिन फिजिक्स में इसका क्या रूल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मान लो ना अपने पास, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम लोग पढ़े कि ये मैग्नेटिक फील्ड अपना था सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें ना दो केसेस आप याद करो, जब ये अंदर जा रहा था और जब ये यहाँ से बाहर आ रहा था। दिस आर द टू केसेस जब हम लोग को इसमें करंट आया। तो इन दोनों केसेस में हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे है, मैग्नेटिक फ्लक्स है और यहाँ पे भी क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स है, दोनों का ना कॉज अलग अलग है। यहाँ पे जैसे ये आगे जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करे, तो ये फ्लक्स जो है ना वो घटेगा। और इसका कॉज क्या है, ये अगर आगे की तरफ जाएगा तो जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि बदल रहा है, इसमें घट रहा है इसमें बढ़ रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट द फ्लक्स इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द करंट। तो इस केस में क्या है, हम लोग को लिखना है
कि फाई बी जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सबसे पहले देखो किस मतलब ऐसा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में, क्रॉस, एंड व्हाट विल हैपन टू दिस क्रॉस, क्रॉस विल डिक्रीज, जैसे आगे जाएगा तो क्रॉस घटेगा, और ये आगे जाएगा तो ये क्रॉस जो होगा, अभी जैसे मान लो 30 लाइन से आगे गया 40-50 होगा तो बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस जो है ना वो क्या होगा, टाइम के साथ अभी बढ़ने वाला है। तो यही इनका कॉज हो गया, यही तो रीजन है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यहाँ पे दिस इज द कॉज वी विल राइट, ये अपना कॉज हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ, दिस इज आवर कॉज दैट इज इंड्यूसिंग द करेंट। तो हम लोग क्या करें, कॉज को अपोज करेगा। तो कॉज को अपोज करना था कि क्रॉस का घटना को अगर मेरे को अपोज करना है, मतलब कॉज को अगर अपोज करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्रॉस को हम बढ़ा सकते हैं, यही तो मेरा अपोज होगा। और क्रॉस अगर बढ़ रहा है तो हम इसको अपोज कैसे कर सकते हैं, हम इसको अपोज कर सकते हैं कि क्रॉस को हम घटा दें और डॉट को बढ़ा दें, यही तो होगा। डॉट को बढ़ाना मतलब क्या, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना। अब आप ध्यान से इन दोनों को देखो कि इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होना वो क्रॉस प्रोड्यूस करे, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। ध्यान से सुनना, जब हम इसको बाहर ला रहे हैं तो इसका कॉज क्या है कि क्रॉस घट रहा है, इसके थ्रू क्रॉस घट रहा है, तो ये चाहेगा कि क्रॉस को बढ़ाने के लिए। तो आप सोचो कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ये बनाए, तो क्या होगा, ऐसे ही तो होगा। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं ना, आपको अंगूठा अंदर रखना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनने वाला है, तो करंट कैसे आएगा, जो ये फिंगर्स है, तो ये फिंगर्स ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूमने का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे जो करंट आया दैट इज क्लॉकवाइज, तो ये जो करंट आया था अपना, ये आया था क्लॉकवाइज, तो इस जगह पे आ जाएगा क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, तो इसको अपोज करना है, तो क्रॉस को घटाने का छोड़ दो, इसको एक और तरीका भी तो, डॉट को बढ़ा सकता है। डॉट बढ़ाना मतलब अंगूठा बाहर की तरफ ही कुछ डॉट बोलते हैं, तो डॉट अगर बढ़ाएगा तो ये फिंगर्स कैसे घूम रहा है, इधर की तरफ, और इधर की तरफ का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो ये आ जाता है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब आपको क्या हमेशा इतना सारा चीज करके देखना है, नहीं, एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, और ये ट्रिक क्या है कि कभी भी अगर क्रॉस कहीं पे बढ़ रहा होगा, क्रॉस अगर बढ़ेगा तो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। एक ये वाला बस याद रखना है, क्रॉस इंक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज करंट, मतलब क्रॉस अगर बढ़ा तो करंट कैसा इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक है, इस तरीके का। तो इसका उल्टा सोचता है कि अगर यार क्रॉस जो होगा ना वो डिक्रीज हो जाए, क्रॉस अगर घट जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर डॉट इंक्रीज हो जाए, तो डॉट इंक्रीज हो जाए, फिर इसका उल्टा, ये भी हो जाएगा क्लॉकवाइज। और अगर डॉट डिक्रीज हो जाए तो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ना अपने मैक्सिमम केस में यूज होता है, इसीलिए इसको याद करके ये सारा अपने आप याद हो जाएगा। तो क्रॉस इंक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस अगर बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछूं, एक रीजन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरा दिया हुआ है क्रॉस डायरेक्शन में, ठीक है, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट विथ टाइम, दिस इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास अलग अलग लूप है, जैसे एक ट्रायंगुलर लूप है, इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, एक सर्कुलर लूप है, इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, एक ये लूप है, इसको इससे पैरेलल लेके जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे कैसा टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके का, इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो सब में करंट का डायरेक्शन बताना है कि किस में करंट आएगा, और करंट अगर आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो चलो चेक करते हैं कि ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस वाला तो इंक्रीज हो रहा है, तो पहले आप ट्राई कर लो, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो क्रॉस है ये ऐसा, तो क्रॉस के अंदर अगर जाएगा तो क्रॉस बढ़ेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्रॉस इंक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ये ऐसा डाल दो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें क्या होगा,
इसको हम बाहर ले रहे हैं तो ये क्रॉस से बाहर जा रहा है, तो क्रॉस घट रहा है, तो क्रॉस इंक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज, तो क्रॉस डिक्रीजेस क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। तो ये कुछ ऐसा करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके का करंट उसमें इंड्यूस्ड होगा। क्यों इंड्यूस्ड होगा? क्योंकि फ्लक्स बदलेगा। इसमें क्या होगा, इसको आप इधर से अंदर लेके आ रहे हो, तो अंदर लेके आएंगे तो क्या हो रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है, तो क्रॉस बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कुछ ऐसा फ्लो करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको पैरेलली मूव करा रहे हो, तो अगर यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेम आगे भी होगा, तो ना तो क्रॉस बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो बढ़े घटेगा कब, ऐसे मूवमेंट पे, लेकिन पैरेलली मूव कराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसमें करंट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंडक्शन का जो मेन एक्सपेरिमेंट था उसमें किसमें आ गया, बीच वाले में, जब तक फ्लक्स बदल ही नहीं रहा है। तो ये अपना लेंज लॉ है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेंज लॉ पे हम लोग। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और अपने पास आ जाए, एक वायर है स्ट्रेट, इसमें मतलब इनफिनाइट तक ही गया होगा ऐसा, एक यहाँ पे लूप है और ये करंट, ये I इज इक्वल्स टू, मतलब इसमें करंट जो बह रहा है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है I, ठीक है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट करंट मतलब I0। अब इस लूप को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो इसमें बताना है कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर दिस लूप। ट्राई करो, सोचो। देखो ये इधर है ना, तो पहले आप ये सोचो कि इस वायर के कारण इधर का मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज क्रॉस, ये ऐसा। लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि तार से जितना नजदीक रहेंगे तो इधर जो है ना ये ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करना होगा इस तरह, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो घटने लगेगा। तो ये किधर की तरफ मूव कर रहा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड तो बना तो क्रॉस है, देखो ये तार अंगूठा रखो और ये फिंगर्स अंदर आते इधर क्रॉस बना, लेकिन ये जो है ये उस क्रॉस में भी डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है, तार से दूर जा रहा है। तार से दूर जा रहा है मतलब इसका क्रॉस क्या हो रहा है, x डिक्रीजेस, तो x जब भी अगर डिक्रीज होगा तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट तो आएगा, तो ये करंट कैसा बन जाएगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसी में अगर मैं यहाँ पे एक लूप रख दूं इस तरीके का और इसको मैं इधर की तरफ लेके जाऊं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ना x तो यहाँ पे भी है, मतलब क्रॉस तो यहाँ पे भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो क्रॉस है अब ये इधर की तरफ जा रहा है इस तरफ, तो ये क्रॉस के स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो क्रॉस के स्ट्रेंथ को जब बढ़ाएगा तो क्या होगा, x इंक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन आ जाएगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से। इसका देखो क्लॉकवाइज था, तो बस लूप को ऐसा फ्लो कराओ तो डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगा। अब अगर एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो जरा, कि ऐसा I इज इक्वल्स टू I0 इंटू टी, और इसके नीचे एक लूप जो है वो रेस्ट पे है, क्या इसमें फ्लक्स आएगा ये बताना है। ये रेस्ट पे, ये जो लूप है ना इसको हम लोग मूव नहीं करें, हम लोग क्या किए, हम लोग करंट को ही बदल दिए, मतलब करंट जो था इक्वल्स टू I0 जो था कांस्टेंट था, इस बार करंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो करंट अगर टाइम के साथ बढ़ रहा है तो जो लूप इसके नीचे रखा हुआ है उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। अब ट्राई करो, वही क्रॉस और डॉट सोचो कि किधर होगा, तो इस तार के कारण नीचे की तरफ क्या होगा, तो ऐसा अंगूठा रखो और नीचे की तरफ कैसा, इस तरीके का, देखो ऐसा अंगूठा, उधर की तरफ करंट जा रहा है और नीचे की तरफ ये फिंगर्स क्या अंदर, और वही मैं ऊपर की तरफ पूछता तो अंगूठा इधर है, ऊपर की तरफ क्या होता, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है नीचे की तरफ वो आ रहा है क्रॉस, यहाँ पे आ रहा है क्रॉस, ठीक है। और अगर मैं सेम टाइम पे एक लूप को ऊपर भी रख दूं और इसमें पूछूं तो इसमें किस डायरेक्शन में आएगा, इसमें आ जाएगा डॉट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू डॉट, ये पूरा डॉट आ गया ऐसा करके, ठीक है। अब करंट अगर बढ़ेगा तो अपना इफेक्ट को भी तो बढ़ाएगा ना, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाया उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर बढ़ने लग गया तो इसके थ्रू ये x वाला बढ़ेगा, तो सिंपल x इंक्रीज होने लग गया, तो बस कॉन्सेप्ट अपना आ गया
यार ये प्रोड्यूस तो एक्स हुआ है, लेकिन ये नहीं चेंज कर रहा, इस बार करंट ही बदला, तो एक्स जो होगा वो बढ़ने लग जाएगा। तो एक्स अगर बढ़ेगा तो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। इसमें देखते हैं, उसमें एक बार ट्राई करो किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट बढ़ रहा है, तो ये डॉट जो है ना वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर क्रॉस इंक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट इंक्रीजेस क्लॉकवाइज, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो ये करंट कुछ ऐसा करके मूव करेगा। तो आई होप आपको लेंज लॉ क्लियर हो रहा होगा। और इस पे ना एक बेस्ड आता है मैग्नेट का क्वेश्चंस, मतलब एक मान लो मैग्नेट ऐसा दे रखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे एक लूप है, ठीक है। और अब इस मैग्नेट को मैं इसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो इस लूप में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा, एक ऑब्जर्वर इस तरफ है और एक ऑब्जर्वर इस तरफ है, तो उन दोनों को किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो दिख रहा होगा। तो ये मैग्नेट को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो क्या होगा, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, नॉर्थ से निकलता है ऐसा करके और साउथ के अंदर इस तरीके का। तो थोड़ा आप ऐसा इमेजिन करो, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का रफली आप इमेजिन करो कि ये ना अभी लूप के अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड गया और फिर लूप के बाहर से कहीं से घूम के आएगा इस तरह। इसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ इस कॉइल को, तो मेरे आंख की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट है, इसको तो ये लगेगा कि बाहर आ रहा है। और इस ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इस प्लेन के अंदर, तो इसको लगेगा क्रॉस, ठीक है। दोनों को अलग अलग लग रहा है, एक लूप से अगर ऐसा जाए तो जो पीछे खड़ा है उसके लिए अंदर गया और जो इसके आगे खड़ा है उसके लिए बाहर आया, तो डॉट और क्रॉस ऐसा। अब मैग्नेट को अंदर लेके जा रहे हैं, मतलब सॉरी मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर दूर लेके जाते तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट घटता। तो यहाँ पे पास लेके गए, ये बोलेगा कि यार क्रॉस जो है वो बढ़ रहा है, ये बोलेगा कि डॉट बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया, क्रॉस जो है वो बढ़ा, इसको लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको लगेगा डॉट बढ़ता हुआ, डॉट बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज। तो यार ऐसा कैसे हो गया कि इसको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको क्लॉकवाइज। तो ये एक्चुअल में होता है जब आप, जैसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि ऐसा फ्लो करना, देखो ध्यान से, ऐसा फ्लो कर रहा है, तो मैं इस लूप के इधर पीछे खड़ा हूं तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और ऐसे ही घुमाते घुमाते आप अगर लूप के आगे आ जाओ तो ये देखो क्लॉकवाइज लगेगा। आप ये खुद करके देखो, तो इधर से जब ये घूम रहा है तो इस वाले को क्लॉकवाइज लग रहा है, और यही करंट जब इधर से आ रहा है इस तरफ से तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट एक्चुअली में फ्लो कैसा कर रहा है, तो आप किसी के लिए भी ड्रॉ कर लो, जैसे इसका बात मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा करके, तो ये इधर से गया, इधर से और अंदर से फिर नीचे उतरा, तो बाहर से ऊपर अंदर से नीचे, तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। और इसके लिए देखो इधर से इधर, तो इसके लिए हो गया क्लॉकवाइज। तो ये मैग्नेट का ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। और इसके लिए ट्रिक होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ट्रिक कैसे यूज करते हैं कि अगर किसी लूप में, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक रफली अगर नॉर्थ पोल बन जाए, या अगर यहाँ पे साउथ पोल बन जाए, ठीक है, अब वो पोल बन जाए क्या बोल रहा हूँ वो अभी समझ आ जाएगा। तो इसका एरो देखो, एन का एरो कुछ ऐसा है इस तरीके का, तो ये उसी एरो को फॉलो करके यहाँ पे करंट बना लो, तो ये एरो ऐसा और ये एरो ऐसा, तो ये क्या है, इट इज एंटी क्लॉक, ऐसा ही तो बन रहा है। और साउथ का एरो अगर फॉलो करूं तो ये इधर और इधर, तो अगर इसको मैं फॉलो करूं तो दिस इज क्लॉकवाइज। आखिर ये हुआ क्या, हुआ ये कि इसी क्वेश्चन को ना अगर ट्रिक से, मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर मेरे को नॉर्थ पोल दिख रहा है, क्या है अभी समझ आएगा, अगर नॉर्थ दिखा एंटी क्लॉकवाइज, साउथ दिखा क्लॉकवाइज, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और तरीके से करें ट्रिक से कि ये मैग्नेट है और मैग्नेट का कौन सा पार्ट आगे है, तो मैग्नेट का आगे जो पार्ट है दैट इज नॉर्थ पोल, और ये लूप की तरफ ऐसा करके जा रहा है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको किस डायरेक्शन में करंट दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको किस में दिख रहा है, क्लॉकवाइज। इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो लेंज लॉ ने क्या, लेंज का जो लॉ था वो क्या था कि आप अगर मैग्नेट को आगे लेके जाओगे तो उसका जो कॉज है वो यही है मैग्नेट का आगे जाना।
तो उसको अपोज करेगा, मतलब मैग्नेट को रिपेल करेगा। तो सोचो ये ना एक वर्चुअल मैग्नेट यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये जो लूप होगा दैट विल बिहेव एज अ वर्चुअल मैग्नेट। तो अगर इसका आने का, आगे जाने का डायरेक्शन को इसको अपोज करना है तो किस टाइप का मैग्नेट बनेगा? तो नॉर्थ को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्थ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साउथ। अगर आप इस मैग्नेट को पीछे लेके आओगे तो पीछे जाना इसका कॉस बना, तो वो उसको पकड़ के खींचेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ की जगह यहाँ पे साउथ बनेगा, तो अट्रैक्ट। तो अपोजिट पोल यहाँ बना, रिपेल कर रहा है। अब इसको क्या दिखा? ये इस तरफ खड़ा तो इसको नॉर्थ दिख रहा है, इसको क्या दिखा? साउथ दिखा। तो नॉर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। साउथ का मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, साउथ क्लॉकवाइज। तो आप ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जो अगले वीडियो में मैं पहले डिस्कस कर लूंगा। कि मान लो ऐसा आपके लूप है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी लूप बनाया हूँ, एक इस तरीके का लूप, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वर बीच में खड़ा है और एक मैग्नेट को हम इधर नॉर्थ, इधर साउथ और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस किस डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और ये पहला वीडियो था जिसमें वो लेंज लॉ को कवर किए। अगला में वी विल कवर द फैराडेज लॉ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर होगा। आप इसका नोट्स बना लो और क्वेश्चंस थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज फैराडेज लॉ।